नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में स्पेशली पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। अब देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ चुके हैं पाषाण काल। जो अब अगला टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला आएगा तो फिर आएगा हड़प्पा सभ्यता आएगी। तो ऐसे ही कुछ ऑर्डर चलता है इतिहास का। लेकिन जब आप भारत का इतिहास देखते हैं तो भारत के इतिहास में आपको पाषाण काल देखने को मिलता है, उसके बाद आप देखते हैं तो आपको हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है, फिर उसके बाद आप देखते हैं तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है। ये खास रहा है। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे ना साथियों, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर सेम फॉलो करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल, हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप पढ़ेंगे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड आप देखते हैं तो 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी आपको देखने को मिल जाता है किताब वगैरह में। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब जब आप पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता रही है वो एक शहरी सभ्यता रही है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि 2600 बीसी आते ही, बिफोर क्राइस्ट 2600 बीसी आते ही हड़प्पा सभ्यता अचानक से डेवलप हो गई और शहरी सभ्यता बन गई। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। 2600 बीसी से पहले प्री हड़प्पा हुआ करता था। प्री हड़प्पा को जिसे प्राक हड़प्पा कहते हैं, मतलब हड़प्पा क्षेत्र जब डेवलप हो रहा था धीरे धीरे तो वो 3500 बीसी से ही डेवलप होना शुरू हो चुका था। हड़प्पा क्षेत्र मतलब सिंधु घाटी नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो 3500 बीसी से ही डेवलप हो रहा था। लेकिन हाँ, 2600 बीसी आते आते पूरे आपको एकदम डेवलपमेंट स्टेज में एक सभ्यता देखने को मिलती है जिसे प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, इतना याद रख लेना है। उसके बाद आप देखते हैं तो 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक चलता है। फिर उसके बाद आता है उत्तर हड़प्पा सभ्यता जिसे हड़प्पोत्तर या उप सिंधु सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ये 1900 बीसी से लेके 1200 बीसी तक चलता है। ठीक है, इतना याद रख लेना है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है साथियों वो है ताम्र पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण संस्कृतियों का काल। तो ये भारत में जब आप देखते हैं तो ये आपको दिखता है 2100 बीसी से लेके 700 बीसी तक। मतलब सोचिए 2100 बीसी से लेके 700 बीसी या फिर कहीं कहीं आपको 2000 बीसी से 700 बीसी तक देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अब आप देखते हैं तो 600 बीसी से आप जानते हैं महाजनपद काल स्टार्ट हो जाता है आपका। और जबकि आप देखते हैं तो 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको मिलने लगता है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशली ताम्र पाषाण काल की। तो ताम्र पाषाण काल में तांबे और पत्थर के उपकरण मिलते हैं। स्थान विशेष के नाम पर इस कालखंड की प्रमुख संस्कृतियां निम्नलिखित रही हैं। जैसे कि पहली आप बात करें तो आहार संस्कृति या फिर बनास संस्कृति बोलते हैं। ये कैसी संस्कृति रही है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति रही है। और इसका जो प्रमुख स्थल रहा है वो आहार रहा है, गिलुंद रहा है, बालाथल रहा है। कौन कौन से? आहार, गिलुंद, बालाथल। अभी आपको देखने को कहाँ मिलता है? तो राजस्थान राज्य में मिलता है। बनास नदी हर कोई जानता है राजस्थान के आसपास ही फ्लो करती है, राजस्थान स्टेट में, इसीलिए इसे आहार संस्कृति नाम दिया गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है। देखिए, आहार संस्कृति जो है वो ताम्रवती के नाम से जानी जाती है क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में तांबा मिलता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। और जैसा कि जानते हैं तांबे का उत्पादन खेतड़ी, और खेतड़ी की खान कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, इतना याद रख लीजिएगा। गिलुंद में पकी हुई ईंटों के भी साक्ष्य मिलते हैं आपको, तो याद रख लेना है। आहार, गिलुंद, बालाथल जो है ये कहाँ पे आपको मिलते हैं? तो आहार संस्कृति के प्रमुख स्थलों के रूप में मिलते हैं। वहीं जो गिलुंद है वहां पे पकी ईंटों के साक्ष्य मिल जाते हैं। ओके, इतना याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मालवा संस्कृति जो है ये मध्य प्रदेश में जो मालवा का क्षेत्र आता है, तो हर कोई जानता है मालवा कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। तो अब इसके प्रमुख स्थल मालवा संस्कृति के हैं एरण, कायथा, नावदा टोली। कौन कौन सा? एरण, कायथा, नावदा टोली मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। नावदा टोली में अनाज के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही साथ मालवा मृदभांड अपने उत्कृष्ट कला के लिए जाने जाते हैं। तो मृदभांड होते क्या है? तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें मृदभांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदभांड कहा जाता है मिट्टी के बर्तनों को। तो वहां के जो मृदभांड है उत्कृष्ट कला के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आती है जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति आप देखते हैं तो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का प्रवरा नदी, कौन सी नदी? प्रवरा नदी के तट पे आपको जोरवे संस्कृति डेवलप हुई दिखती है। अब जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल बात करें तो जोरवे है ही, निवासा है,
इनाम गांव है और दैमाबाद है। कौन कौन सा? जोरवे, नेवासा, इनाम गांव, दैमाबाद। ये आपको जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हो गए। दैमाबाद से गैंडा, हाथी, भैंस एवं रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिलती है। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये सभी की सभी जो संस्कृतियां हैं, चाहे आहार संस्कृति हो, मालवा संस्कृति हो, जोरवे संस्कृति हो या फिर कायथा संस्कृति, कायथा याद रखना है मालवा संस्कृति का ही प्रमुख स्थल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये सभी संस्कृतियां आपको ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं। अब जोरवे की मुख्य विशेषता ये है साथियों, जो जोरवे संस्कृति है महाराष्ट्र वाली, अब इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ वयस्क व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत उसका पांव काट कर दफनाया जाता था। ये सोचिए, ये एक अजीब बात है ना, मतलब व्यक्ति मर जा रहा है और उसके उस व्यक्ति का पांव काट दिया जाता था। अब इसके पीछे का आई थिंक अनुमान ये लगाया जाता है कि क्योंकि देखिए वहां कोई बताने वाला तो है नहीं भाई पांव कौन काटता था, काटने का रीजन क्या था। तो अब जो भी हमारे क्या होंगे पुरातत्व विशेषज्ञ होंगे वो कुछ न कुछ अनुमान लगाएंगे। तो उन्होंने इस बात पे व्याख्या जो की है, उनका कहना है कि पांव इसलिए काट दिए जाते थे ताकि वो व्यक्ति जो मरा है वो भूत ना बन सके। और यह उनके सोचिए कितनी अजीब बात है कि मतलब व्यक्ति जो मर रहा है उसका पाँव काट दिया जाता था तब दफनाया जाता था ताकि वो भूत ना बन सके। कुछ इस तरीके के जो लॉजिक दिए गए हैं वो अजीब हैं, लेकिन भाई है तो है, अब क्या कर सकते हो। और साथ ही बात अब सोचिए जो इस तरीके का मान लीजिए अगर वो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे जोरवे संस्कृति के लोग, तो ये इस बात का प्रमाण है कि उस टाइम पीरियड मतलब उस ताम्र पाषाण काल के लोग जो जोरवे संस्कृति में थे वो अंधविश्वास का प्रमाण प्रकट करता है, क्योंकि एक तरीके का ये अंधविश्वास ही है कि हम पाँव काट देंगे, अगर वो भूत बनेगा तो पाँव कटा रहेगा, कुछ इस तरीके का मतलब। और सभी देखिए जो भी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हुई उनकी कुछ न कुछ सामान्य विशेषताएं भी हैं, ठीक ना। अब देखिए हर संस्कृति की आप अपनी एक विशेषता, आहार संस्कृति के बारे में आप लिखना शुरू कर दो तो कितना लिखोगे, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। अब ये जो अलग अलग ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हुई हैं इसमें कुछ कॉमन सी विशेषताएं हैं, बस उन्हीं कॉमन सी विशेषताओं को हमें क्या करना है, याद रख लेना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो वो कॉमन सी विशेषताएं क्या क्या है तो आप याद रखिएगा। जो सभी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हुई वो कृषि ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी वो? कृषि ग्रामीण संस्कृति थी, मतलब पूरे पूरे रूरल एग्रीकल्चर थी, मतलब रूरल मतलब ग्रामीण थी, एग्रीकल्चर मतलब कृषि बेस्ड थी। ठीक है, और यहाँ मातृ देवी की उपासना होती थी और बस्तियों में व्यापारिक गतिविधियां चलती थी तथा लिपि एवं लेखन प्रणाली का विकास नहीं था। इतना आप कह सकते हैं। तो कृषि और पशुपालन पर आधारित ग्रामीण संस्कृति। फिर और एक बात और, ये ताम्र पाषाणिक है, मतलब तांबा के साथ साथ पत्थर के उपकरण प्रयोग किए जाते थे, इसीलिए ताम्र और पाषाण दोनों लगा हुआ है। ताम्र पाषाणिक तांबा और पत्थर दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट कच्चे घरों के साक्ष्य आपको देखने को मिल जाते हैं इन संस्कृतियों में। और खास बात एक सुदूर व्यापार के प्रमाण नहीं मिलते हैं, ये बात खास है, तो आप याद रख सकते हैं। मतलब स्थानीय व्यापार रहा होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली रही थी, क्योंकि जब मुद्रा नहीं रहेगी तो वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलेगी, और वो भी सुदूर व्यापार के प्रमाण नहीं मिलते हैं। भाषा एवं लिपि का प्रमाण नहीं मिलेगा। कपड़े बर्तन इत्यादि का प्रचलन उस समय हो चुका था, लेकिन हाँ जो बर्तन थे वो चित्रित बर्तन पाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं? चित्रित बर्तन पाए गए, मतलब बर्तनों के ऊपर कोई न कोई चित्र बना आपको देखने को मिल जाता है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में। खास बात है, इसका मतलब इंसान जो था कला में अब एक तरीके से रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। कला का ही तो पार्ट है चित्र वगैरह, तो वो क्या कर रहा है, बर्तनों पे चित्र वगैरह उकेर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं। जो अभी भी उत्पादन था, देखिए कृषि तो हो रही थी लेकिन जो उत्पादन था वो क्या था, अधिशेष का उत्पादन नहीं था, मतलब जरूरत से ज्यादा वो लोग उत्पादन नहीं कर पाते थे, स्टोर नहीं कर पाते थे, इस तरीके का मतलब उत्पादन नहीं था। ठीक है ना, और बाकी आप ये सारी चीजें आप याद रख लीजिएगा, कोई बात ही नहीं है। और यही सारी चीजें आपको बस याद रखनी है हमेशा, और इन्हीं में से आप बेस बना के कोई भी चीज का आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, और उम्मीद करते हैं कि ये सही वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
तो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखे होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा साथियों वीडियो कैसी लग रही है, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें बताई जा रही हैं आई थिंक। और देखिए रटने पे चीज़ें इतना नहीं, हाँ, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि अगर इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर अगले टाइम पीरियड में क्या-क्या हो सकता है, आप इसका भी अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि एक जब सोसाइटी डेवलप होती है तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, बस इतना याद रखना है। तो कोई भी संस्कृति हो तो धीरे-धीरे ही डेवलप होती है। अब हड़प्पा सभ्यता अचानक से नहीं आई थी, हड़प्पा सभ्यता से पहले आप देखते हैं तो आपको प्री हड़प्पन पीरियड देखने को मिल जाता है जो 3500 बीसी से लेके 2600 बीसी माना जाता है। फिर कोई सभ्यता अचानक से खत्म भी नहीं हो जाती। इसका बेस्ट एग्जांपल हड़प्पा सभ्यता अचानक से नहीं खत्म हो गई। 1900 बीसी से लेके जो 1200 बीसी जो है ये उत्तर हड़प्पा का टाइम पीरियड दिया गया। उसके बाद सोचिए 1200 बीसी आप देखते हैं, 1900 बीसी से 1200 बीसी, वहीं आप देखते हैं जो गंगा नदी घाटी का क्षेत्र होता है, वहाँ पे आई थिंक जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिफ्टिंग भी तो किए थे, इसीलिए तो वैदिक संस्कृति आपको देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं, जुड़ती जाती हैं। तो देखिए इतिहास में कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी होती हैं, वो स्पेशली देखिए जब आप पढ़ रहे होते हैं इतिहास तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होता है। जैसे कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, तो वो चली आ रही हैं। किसी भी आप टाइम पीरियड को पढ़ेंगे तो वो चली आ रही है। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ है आपको ये देखना ज़रूरी होता है। मतलब जो प्रचलित है तो वो तो देखना ही, लेकिन नया क्या जुड़ा है इस पे हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है? अब देखिए परिवर्तन तब ज़्यादा होता है जब खाद्यान्न की आपूर्ति क्या हो जाए, बिना बाधा के आप अगर खाद्यान्न की आपूर्ति सप्लाई होती रहेगी तो फिर आपको बहुत भयंकर तरीके से परिवर्तन देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप जब लोहे का आविष्कार होता है, तो आप देखते हैं क्या हो जाता है जो हमारा उत्पादन होता है सरप्लस हो जाता है। और जैसे ही लोहे का आविष्कार हुआ, सरप्लस उत्पादन हुआ तो आप देखते हैं कि इंसान क्या कर रहा है जंगलों को काट दे रहा है, कृषि योग्य भूमि और डेवलप कर दे रहा है। लोहे के हथियार बना रहा है, बर्छी, तलवार, भाला जो भी है उस टाइम पीरियड के उपकरण बनाया। उसके बाद युद्ध कर रहा है, क्षेत्र जीत रहा है, अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। फिर आप देखते हैं 16 महाजनपद ताकतवर महाजनपद बन रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो एक फिक्स टाइम पीरियड है, मतलब किसी एक चीज़ के आ जाने से धीरे-धीरे परिवर्तन देखने को आपको ज़रूर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बस एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बेस पे समझते चलिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। इससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।